आप लोग उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के जो फाइनल एग्जाम की डेट है वो ऑलरेडी आ चुकी है कि फरवरी में हमारी होगी बोर्ड परीक्षा। और हम सबको पता है कि बोर्ड परीक्षा के पहले एक परीक्षा होती है जो बिल्कुल बोर्ड जैसी होती है, जिसे हम कहते हैं प्री बोर्ड परीक्षा। और इस परीक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्री बोर्ड को या तो बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे होते हैं या फिर तो बिल्कुल ही सीरियस नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो प्री बोर्ड के मार्क्स हैं वो कैसे आपके बोर्ड को ये इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कैसे आप प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करके बोर्ड में कर सकते हैं टॉप। एंड सेकेंड थिंग बच्चों, प्री बोर्ड के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यूपी बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है कि जनवरी में ही इनके प्री बोर्ड होने हैं। बिहार बोर्ड की सेंटअप परीक्षा हो चुकी है, तो बिहार वालों के सीधे सीधे अब क्या होगा, बोर्ड परीक्षा होगी जो कि फरवरी में होने वाली है। बाकी जितने भी हमारे अलग अलग स्टेट्स के बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उनकी तरफ से भी ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगी कि जनवरी में वो लोग भी प्री बोर्ड करवा लेंगे, प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवा लेंगे। तो यानी कि हमारे पास अब कॉमन टाइम बचा हुआ है और वो है इस एक महीने का टाइम। अब इस एक महीने में हमें कैसे प्रिपेयर करना है प्री बोर्ड में टॉप करने के लिए और कौन कौन सी बातें आपको करा सकती हैं प्री बोर्ड में टॉप, बेटा आज के सेशन में हम करने वाले हैं वही सारी बातें। पर आपको आज की वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो करना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि बच्चों ये वो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जो आप अगर आपने फॉलो कर ली तो बेटा बोर्ड में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों प्री बोर्ड परीक्षा क्या है बेटा, प्री बोर्ड परीक्षा बिल्कुल बोर्ड जैसी परीक्षा है जो कि जनवरी महीने में आपकी जो है कंडक्ट कराई जाएगी, स्कूल के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी। और बच्चों इस परीक्षा में भी आपके सारे सब्जेक्ट वही होंगे जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी ये आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा संस्कृत, कंप्यूटर, उर्दू, आर्ट्स ये क्या होते हैं, अलग अलग बच्चा अलग अलग जो है कह सकते हैं चॉइसेस से सेलेक्ट करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये सेम सब्जेक्ट हमारे बोर्ड में भी होने वाले हैं। अब होगा क्या, प्री बोर्ड में आपको बिल्कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 15 मिनट आपको अलग पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यानी कि सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल बोर्ड वाली फॉलो होंगी। बस इसमें एक चीज जो है बेटा वो अलग होगी कि आपका जो पेपर है वो स्कूल में ही होगा। जैसे हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है उसके लिए आपको अलग सेंटर पे जाना होता है, पर प्री बोर्ड परीक्षाएं आपके स्कूल में ही कंडक्ट करवाई जाएंगी। अब बच्चों अगर आप प्री बोर्ड परीक्षा को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हो तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप अपना खुद का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं कर पाओगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपकी तैयारी कितने लेवल की है। दूसरी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कई बार हम पूरे साल पढ़ते बहुत ज्यादा हैं पर हमें एग्जाम के टाइम पर जो लिखने में समय है वो कम पड़ जाता है, हमें कॉपी में सही से लिखना नहीं आता है, हमें वो पॉइंटर्स नहीं पता है जो एक टॉपर की कॉपी में होते हैं। तो यार अगर तुम प्री बोर्ड में तुम्हारे पास मौका होता, अगर प्री बोर्ड में आपने वो मौका छोड़ दिया तो शायद है कि आप वो चीजें कभी सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है। आप खुद को देख पा रहे हो कि क्या आपकी जो तैयारी है वो सच में बोर्ड में टॉप करने के लायक है। बेटा यहाँ पर मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहूंगी। पहली चीज तो ये कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि बहुत सारे स्कूल में जो प्री बोर्ड के मार्क्स के बिहाव पर ही आप सब्जेक्ट चूज कर पाते हो क्लास 11th में, क्योंकि क्लास 11 की जो पढ़ाई होती है वो बच्चे जल्दी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपके जो है मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है। तो जिन स्टेट बोर्ड में रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है 10th का, तो वहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट चूज करने के लिए जो कह सकते हैं आपको मौका मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्री बोर्ड के मार्क्स के बिहाव पर ही होता है। अगर आप मान लो कि बायो चूज करना चाहते हो पर आपने साइंस में ही अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए होते हैं प्री बोर्ड में, तो आप शायद उस सब्जेक्ट को
चूज नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आप मान लो मैथ्स चूज करना चाहते हो पर आपके प्री बोर्ड है मैथ्स में 50 नंबर, फिर फेल हो आप, तो फिर आप सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाओगे। बच्चों सेकेंड थिंग कि बहुत सारे स्कूल्स में जो प्री बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उनके बिहाफ पर ही आपको प्रैक्टिकल के नंबर, इंटरनल नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन प्री बोर्ड के नंबरों की बहुत ज़्यादा मान्यता है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पहली चीज़ तो बेटा जो प्री बोर्ड के मार्क्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं हमारी कहीं ना कहीं आगे की जर्नी के लिए। सेकेंड थिंग, अगर जो ये प्री बोर्ड में हमने अच्छा स्कोर कर लिया, अगर हमने अच्छा कर लिया, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी रिहर्सल होगी। प्री बोर्ड जो है बेटा ये क्या है, हमारी रिहर्सल है बोर्ड के पहले बोर्ड जैसी परीक्षा, राइट। एंड बच्चों जिस बच्चे के, नो डाउट कि जिस बच्चे के प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते हैं उसका रिजल्ट हमें बोर्ड में साफ साफ दिख रहा होता है, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा गैप नहीं होता है, हद से हद 15-20 दिन का समय होता है। तो आप अपनी गलतियों को बिल्कुल जो है मैं कह सकती हूँ सुधार सकते हैं उन 20 दिनों में। पर अगर आप प्री बोर्ड को ही सीरियस नहीं लेंगे और फिर सीधे जंग पे उतरने जाओगे तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि शायद है कि आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हैं। आप खुद सोचो ना कि अगर मान लो हमारी इंडियन टीम अगर बिना प्रैक्टिस करे सीधे खेलने चली जाएगी तो क्या अच्छा स्कोर कर पाएगी? प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं? सो दैट कि हमें अपना पता हो कि यार हमारी कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सी खामियां हमारे अंदर हैं। तो पहली चीज, अगर आपके दिमाग में अगर 1% भी थॉट है कि अरे हम तो सीधे बोर्ड परीक्षा देंगे, तो बच्चों अभी सुधर जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास मौका है। बोर्ड में अगर सीधे फेल हो गया है ना, उससे बेटर है कि हमें अभी पता चल जाए कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। कई बार हमें ना खुद को ही नहीं पता होता, हमें लगता है अरे ठीक है हम तो अच्छे नंबर ले आएंगे, बट असलियत बहुत अलग होती है। बच्चों अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको प्री बोर्ड को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो प्री बोर्ड में भी आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। बच्चों देखिए आप लोग कॉमन गलतियां करने वाले हो, कॉमन गलतियां करोगे कि जब आपको जो 15 मिनट का समय मिलता है ना, उसमें बिना पेपर को पढ़े सीधे पेपर को देख करके लिखना शुरू कर देते हो। अगर बच्चों देखो वहां पर प्रॉपर मेंशन होता है कि 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, लगता है 15 मिनट में लिखने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, पर ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। टॉपर बच्चा क्या करता है, टॉपर बच्चा उस 15 मिनट को बहुत अच्छे से जो है यूटिलाइज करता है। कैसे? देखिए आपको पेपर मिलेगा, आप पेपर को ध्यान से देखो, सारे सेक्शन को देखो। कई बार हम लास्ट पेज तक जाते ही नहीं हैं, हमने सीधे स्टार्टिंग पेज में क्वेश्चन देखे और करना शुरू कर देते हैं। पहले आप क्या करो, सारे क्वेश्चंस को देखो और आप देखो कि यार मुझे जो है लॉन्ग आंसर में लिखने में कितना समय लगने वाला है, शॉर्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, शॉर्ट पेपर कितने जो है कितने घंटे में हो पाएगा, राइट। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको करने में कितना समय लगेगा। तो टॉपर बच्चा क्या करेगा, उस 15 मिनट में पेपर को अच्छे से देखेगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझेगा, कौन से क्वेश्चन उसे आते हैं, कौन सा सेक्शन उसे पूरा पूरा आता है, उसमें आराम से टिक मार्क कर लेगा। और क्या करेगा, जैसे बच्चों जैसे मैं भी सेम चीज करती थी कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेती थी कि मुझे आधे घंटे में ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्न निपटाने हैं। अगला जो मेरे पास 1-1.5 घंटा रहेगा, उस 1-1.5 घंटे में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही होंगी, और लास्ट का मैं 1 घंटा छोड़ती थी किसके लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस करने के लिए। और बच्चों ऑब्वियस सी बात, जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो वो 1-1.5 जो घंटा होता है ना, वो सीधे आप पाओगे कि यार क्या बोल, थोड़ा सा आपको टाइम उधर कम पड़ रहा होगा, राइट। तो आपको घड़ी बिल्कुल बांध के जानी है, सो दैट कि आप अपनी बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से ही जाओ, राइट। क्या आप देख रहे हो क्या 1.5 घंटा, मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 1 घंटा हो चुका है, मात्र जो है 2 घंटे बचे हो, तो आपको प्रॉपर देखना है कि अपनी स्पीड बनानी है। क्या अरे अब तो मुझे 2 घंटे में बहुत सारे पेपर करना है, तो इससे क्या होगा बच्चों, ये आपका टाइम मैनेजमेंट का खेल है जो हम इस 15 मिनट में ही डिसाइड कर सकते हैं। कभी भी बेटा यकीन मानो पेपर छोड़ के आप नहीं आओगे। बच्चों बात करते हैं कॉपी में आंसर लिखना कैसे है। हम कई बार गलती करते हैं कि हम ना सीधे ही ऐसे ही कॉपी में आंसर लिख देते हैं। देखिए पहली बच्चों चीज क्या होती है कि कुछ पॉइंटर्स हैं जो टॉपर बच्चा होता है उसकी कॉपी को ज्यादा खूबसूरत बनाता है, उसकी कॉपी को टॉपर बनाता है, और हमारी कॉपी को एवरेज बनाता है। वो क्या है, जो टॉपर बच्चा होता है वो आंसर को पॉइंटर्स में लिखना पसंद करता है। और बच्चों यकीन मानिए कि जो हमारे एग्जामिनर्स हैं वो खुद चाहते हैं कि मुझे आंसर जो है पॉइंटर्स में लिखा हुआ मिल जाए, सो दैट कि कॉपी चेक करने में टाइम कम लगे।
फ्लो चार्ट, बच्चों जितना हो सके उतना प्रिफर करो आप फ्लो चार्ट बनाना। डायग्राम मैं कह रही हूँ भले ही छोटा डायग्राम बनाओ, कोशिश करो कि डायग्राम वहां पर बना के आओ। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का, 3 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर पूछा गया है, डायग्राम बहुत मस्त है बच्चों। फॉर्मूला बॉक्स, जैसे कि मान लो अब आपसे जो है कहीं पर मान लो क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पर मान लो कि दर्पण सूत्र लग रहा है, तो बच्चों वहां पर आपको प्रॉपर पहले तो जब ये मेन फॉर्मूला लिख रहे हो इसको ऐसे बॉक्स में, मतलब ये दूर से आपको चमक रहा होगा, है ना। तो कोशिश करिए कि मैथ्स और फिजिक्स में या जहां पर भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वहां पर जो फॉर्मूला है आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो मेन फॉर्मूले को। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी अलग से चमक रही होती है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी मिलती है और अच्छे नंबर देता है, वो फुल में से फुल मार्क्स देता है। बच्चों जहां पर बात आती है दूसरी कि मान लो अगर आपको वो क्वेश्चन कोई अच्छे से नहीं आता है, मान लो नंबर क्वेश्चन जो है 3-4 नंबर का पूछा गया और आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। तो वो पहले ही बिल्कुल बच्चों ये कॉमन बात है, आपको हर एक बंदा ये बात बोलेगा कि कभी बोर्ड के पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन कम आता है तो देखो अवॉइड करो, जब क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता होता है तो बेटा आपको पॉइंटर्स में नहीं लिखना है, क्योंकि आपकी जो गलती है वो आराम से पकड़ी जा सकती है। आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप पैराग्राफ चूज करोगे, राइट। पैराग्राफ में लिखो। अच्छा हाँ, पेपर जो है ऐसा नहीं कि आप पन्ना भर रहे हो, पन्ना मत भरना वरना बेटा नंबर कटेंगे। पैराग्राफ को जो है चूज करो। बच्चों सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि जितने उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप क्या करोगे, उन रिलेटेड टॉपिक्स क्या करो बेटा, वहां पर जो है उसको लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपके पेजेस भर जाएंगे एंड देन आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे अपनी कॉपी को और जो है अच्छा बनाने के लिए, अगर मान लो मुझे क्वेश्चन आता भी नहीं तो मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं, मैं पैराग्राफ में लिखूंगी जितना मुझे आता है और स्टार्टिंग में लिखने के बाद मैं क्या करूंगी, जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैं वहां पर लिख के आऊंगी। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक बहुत काम करती है, याद रखना। आगे बात करते हैं बच्चों। सो टाइम मैनेजमेंट बेटा अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों देखिए, पहले आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जो पेपर है वो सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना है। अगर आप पेपर को सीरियल वाइज अटेम्प्ट करते हो बेटा, नो डाउट कि आपके 2 से 3 नंबर की बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी और वो एग्जामिनर खुश होकर देगा। पूछो क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बड़ी ही आसानी मिल रही होगी। जब देखो हम लोग क्या करते हैं कि भाई पहला जो क्वेश्चन था उसको लिखा हुआ है लास्ट में और जो लास्ट वाला जो खंड का आंसर उसको लिखा है सबसे पहले पेज में, बड़ी दिक्कत होती है। एग्जामिनर को बार पेपर पलटना पड़ता है, बार बार उसको चेक करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन कौन से खंड में है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन है, बेटा उसमें बड़ी इरिटेशन होती है। ऑब्वियसली बच्चों वो भी पैसे कमाना चाहता है, को पता है कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, वो भी चाहता है कि जल्दी कॉपी चेक करूं मैं ना, जितनी ज्यादा कॉपी चेक कर पाऊं। तो बच्चों सीरियल वाइज अटेम्प्ट करो। जैसे कि मतलब मैंने तो आज तक जितने पेपर दिए हूं सब में मैं सीरियल वाइज ही अटेम्प्ट करती थी। मान लो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वहां पे जगह छोड़ दी और बाद में वहां पे आंसर लिख दिया। अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि यार मुझे खंड जो बा है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं, हाँ तब आप ऐसा कर सकते हैं, खंड बा को आप जो सेकंड खंड है उसको सबसे लास्ट में करो और जिस खंड के क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं तो आप वहां पर उसको पहले कर सकते हो। बट कोशिश करना कि जो पूरे खंड के क्वेश्चन है उनको एक साथ करो। ऐसा ना हो कि खंड आ का क्वेश्चन जो है, खंड पहले का क्वेश्चन जो है आपने लास्ट में रखा हुआ है ना, खंड बा का खा क्वेश्चन आपने बाद में जो है बीच में करके रखा गया। मतलब कि ऐसा मत करना कि हाँ आपने जो है क्वेश्चन तितर बितर कर दिया है ना, पता ही नहीं चल रहा है कौन से क्वेश्चन का मतलब कि आंसर क्या है या फिर कौन से ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कितने मार्क्स का है। अब देखो यहाँ पर 2 गलती होगी। पहली चीज तो कि एग्जामिनर बड़ा परेशान हो रहा होगा, ठीक है, वो गुस्से में आपका नंबर कम कर देगा। बच्चों दूसरी चीज क्या है, कई बार ना हमें खुद ही याद नहीं रहता, जब हम लास्ट में जब अपने क्वेश्चन से आंसर मिलाते हैं कि यार हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कई बार बच्चों क्या होता है ना कि हम खुद ही मिस कर देते हैं कि। और बच्चों सोचो अगर आपने कोई क्वेश्चन गलती से छोड़ दिया तो वो सीधे सीधे 4 नंबर का नुकसान करके जाएगा। तो बस, और देखो हमेशा शॉर्ट में ही ऐसी गलती हो रही होती है, तो अवॉइड करो कि आप जो है ऐसे गलती ना करो, है ना। आप क्या करो, सारे खंड के जो क्वेश्चन है वो एक साथ कर रहे हो और बड़ा बड़ा वहां लिखाओ कि यहां से खंड बा की शुरुआत होती है या खंड बा, और उसके नीचे लिखो कि हाँ खंड बा प्रश्न जो क्रमांक है वो 1 है, प्रश्न क्रमांक 2 है, और ऐसे करके आप लिखो, राइट। अब बच्चों यहां पर लास्ट में, बिल्कुल बेटा लास्ट में आपको क्या करना है,
हमेशा आपको अपने आंसर्स जो है अगर मैच कर लेने का, कौन सा खंड का कौन सा जो है मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, और क्या बोलते हैं कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का था। मतलब लास्ट में बच्चों ये चेक करना बड़ा ही जो है मैं कह सकती हूँ कंपलसरी। आपको लास्ट में 5 से 10 मिनट बच्चों बचा के चलने ही चलने, ऐसा नहीं कि हाँ लास्ट तक आंसर लिख रहे हो। इस बच्चों लास्ट के जो ये 5 मिनट आपने जो बचाए होंगे वो बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलवाते हैं। मान लो आपको लास्ट में कोई पॉइंट याद आ गया, वहाँ पर आपने नोट कर दिया। मान लो आपको लगा कि यहाँ पर इस आंसर में जो थोड़ा सा मैंने कम लिखा हुआ है वहां पर नोट कर दिया। बच्चों बात करती हूँ मैं क्या कि कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके जो नंबर है बेटा वो लगभग 5 से 10 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। बेटा पहली चीज तो ये है सुंदर राइटिंग। बेटा राइटिंग सुंदर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर लिख रहे हो। बेटा सुंदर राइटिंग का मतलब ये है कि एकदम से एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बेटा बड़ा लिखना है, बहुत ही छोटा नहीं लिखना है। अगर बहुत छोटा लिखते हो तो बड़ा लिखना स्टार्ट कर दो। बच्चों आपको जब आंसर लिख रहे हो तो काफी स्पेस छोड़ के शब्द लिखने ना, मतलब कि 2 शब्द चिपके नहीं होने चाहिए, राइट। अब इससे आपका ही फायदा होगा, कॉपी जल्दी भरी हुई नजर आएगी। बेटा अवॉइड कटिंग, अगर कुछ कट गया है तो बेटा आपको वहां पर ऐसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर देना, ये नहीं कि वहां पर ऐसे ऐसे करके आ रहे हो। बेटा बहुत ही गंदा लगेगा, देखो ना कितना गंदा लग रहा है, राइट। तो बेटा आपको ये काम बेटा जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बच्चों मान लो कि अगर आपको जो है पूरा कोई आंसर गलत हो गया तो आप क्या करेंगे। अगर बच्चों पूरा कोई आंसर गलत हो गया है कोई बात नहीं, आप सीधे से बेटा है ना, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ जाएगा वापस से। आप बच्चों सीधे ऐसे एक लाइन खींच दो और यहाँ पर छोटा सा लिख सकते हो कि उत्तर गलत है, गलत उत्तर है ना, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है ना। और आप उसको अगेन जो है जो नया पेज है नए पेज से लिखना स्टार्ट करना, राइट। ऐसा नहीं करना कि भाई कोई सही आंसर लिखा हुआ और उस आंसर के नीचे आपने जो है वापस से जो आंसर था उसको लिखना स्टार्ट करना। कभी भी आपको कोई भी जो नया क्वेश्चन है वो ऐसे शुरू नहीं करना है कि हाँ आप बिल्कुल नीचे की 2 लाइन बची हुई हैं और वहां से आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। कई बार एग्जामिनर की नज़र से वो छूट जाता है। तो करना क्या है आपको, अगर लास्ट में कल 2-3 लाइन बची हुई है कॉपी में तो वो लाइन छोड़ दो बेटा, है ना। वहां पर स्केल से लाइन खींच दो, पर वहां से कोई भी नया उत्तर लिखना स्टार्ट नहीं करना है। तो यानी बच्चों अवॉइड कटिंग, राइट। बच्चों स्केल आउटलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी को बहुत ही सुंदर सा बना देती है। पर बच्चों कोशिश करना कि स्केल की जो आउटलाइनिंग है वो बिल्कुल शुरुआत से मत करना। जैसे कई बच्चों की क्या होती है ना कि आदत होती है पहले एक आंसर लिखा फिर स्केल से आउटलाइन कर दिया, फिर दूसरा लिखा वहां पर तुरंत। बेटा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तुम ये माना बेटा तुम्हारे आंसर लिखने में टाइम खत्म हो जाएगा और तुम्हें लगेगा अब मैं क्या करूं, मेरे तो एक क्वेश्चन बचा हुआ है, टाइम कम पड़ जाएगा। तो हमें करना क्या है बेटा, हम क्या करेंगे, हम बच्चों स्केल की आउटलाइनिंग करेंगे पर आखिरी के 10 मिनट मैंने इसीलिए ही बच्चों आए थे। बेटा आज तक का इतिहास है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो चाहे मेरी इंजीनियरिंग रही हो, मैंने हमेशा आउटलाइनिंग लास्ट में करी। और देखो बच्चों तो मेरे 2 काम होते थे। एक तो जब मैं आउटलाइनिंग कर रही होती थी तो मुझे ये भी पता चल जाता था कि यार हाँ ये वाला अच्छा आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरियल में प्रॉपर चेक कर लेती थी। यानी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी कॉपी भी चेक कर ले रही हूँ, स्केल से आउटलाइनिंग भी करती जा रही हूँ। तो बड़ा सोच के देखो बेटा, एक पंथ 2 काज है, राइट। तो बच्चों इससे क्या होगा, अगर मान लो कहीं पर कोई पेपर ऐसा है कि बहुत ज्यादा लेंदी है और मान लो कि आपके पास टाइम नहीं बचा और बिल्कुल आखिरी तक आप जो है नोट कर रहे हो, तो बच्चों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ऐसा नहीं कि स्केल से आउटलाइन कर दोगे तो एग्जामिनर बिना लिखे नंबर दे देगा, ऐसा नहीं ना। अगर मान लो कि स्केल से मैंने आउटलाइनिंग मान लो नहीं कर पाई, मान लो कोई सब्जेक्ट ऐसे रहे कि मान लो मैंने आउटलाइन नहीं कर पाई, लास्ट में एक भी टाइम ही नहीं बचा, तो अब वहां पर लेकिन मैंने आंसर तो अच्छे लिखे हैं ना यार, वहां पे मैंने आंसर तो अच्छे लिखे हैं तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि हाँ आंसर छोटे लिख रहे हो पर आउटलाइनिंग अच्छे से करते चले जा रहे हो, आउटलाइनिंग में ही आधा घंटा लगा रहे हो। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि प्री बोर्ड को बेटा बहुत सीरियस होकर के दो। बेटा तुम्हारी पूरी रिहर्सल हो जाएगी। एंड बच्चों अगर आपने इन पॉइंटर्स को फॉलो कर, बेटा आप ये मान लो मैंने अपनी बिल्कुल जो लाइव जो बोर्ड के टाइम पे जो टॉपर कॉपी लिख रहा होता है मैंने आपको वो बता दिया है ना। अब अगर आपने इन बातों को फॉलो कर लिया सो नो डाउट कि आप होगे नेक्स्ट टॉपर। एंड बच्चों मैं आपसे मिलूंगी अपनी क्लासेस में, आपको बताना है वीडियो के एंड में कि क्लास कैसी लगी है। आपको यही बताना है कि आप और किन किन बातों पर सेशन चाहते हैं और कौन सी जो है मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी, और क्या क्या बातें आपको परेशान कर रही हैं बोर्ड से रिलेटेड। कोई भी डाउट है ना कि कॉपी में क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, जो भी XYZ जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप कमेंट करना ना भूलना। एंड बच्चों सेशन कैसा लगा है ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।